So today we are going to be solving Cambridge O-Levels Chemistry Paper 1 Multiple Choice May June 2025 and Paper 11. So let's get started with this paper. 4 gases are listed. अच्छा अब हमें 4 gases के नाम दिए हुए हैं. 4 gases. मीथेन है, हमारे पास अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एंड देन वी हैव नाइट्रोजन गैस. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो वी हैव टू कैलकुलेट कि कौन सी गैस लो डिफ्यूज़ करेगी और कौन सी गैस फास्टेस्ट डिफ्यूज़ करेगी. अब टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन यू नो व्हाट वी डू. वी सिंपली जस्ट calculate the mass of a gas. So first we have to calculate the mass of this methane gas, which is going to be carbon 12 होता है plus hydrogen. तो मतलब 4 hydrogens हैं तो 4 times 1 that's going to be 4. That is going to give me a mass of 16. अमोनिया का गैस होगा, नाइट्रोजन होता है 14 plus 3 क्योंकि हाइड्रोजन होता है 1, that's going to be 17. 14, 15, 16, 17. कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कार्बन is 12 plus 16 times 2 because 1 oxygen is 16 and we have 2 oxygens. और ये आ जाएगा हमारे पास 44. नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है 14, 14 टाइम्स 2 ये हमारे पास आ जाएगा 28. तो अब स्लो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ वो करेगी जो सबसे ज़्यादा हैवी है. सो इट्स गोना बी 3. उसके बाद जो उससे लाइट है दैट्स गोना बी 4. और सबसे कम जो डिफ्यूज़ करेगी वो 1 होगी, दैट्स गोना बी मीथेन क्योंकि उसका MR सबसे कम है, मेकिंग ऑप्शन सी द correct. Okay, sodium is added to water and the chemical reaction occurs. Hydrogen gas, ठीक है. अब हो क्या रहा है कि सोडियम को हमने वाटर में ऐड किया है एंड हाइड्रोजन गैस एंड इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्रोड्यूस. अच्छा, आपको पता है कि जब हम एक मेटल को, जैसे हमने यहाँ पे लिया सोडियम मेटल को ऐड करते हैं वाटर में, तो हमारे पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है. विच रो डिस्क्राइब्स द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन. अब रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स दैट आर एलिमेंट्स इसमें कौन से हैं. हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड सोडियम जो है वो भी एलिमेंट है. सोडियम हाइड्रोक्साइड एलिमेंट ये कॉम्पाउंड है. एंड सोडियम एंड वाटर एलिमेंट नहीं है. वाटर देखें H2O है और H2O आपको पता है कि क्या होता है H2O वाटर जो है वो कॉम्पाउंड है. तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर एलिमेंट्स उसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन आएगा या हाइड्रोजन एंड सोडियम आएगा. अच्छा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर कॉम्पाउंड्स, इसमें वाटर आएगा, सिंपल वाटर आएगा और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, एक्वस जो होगा वो मिक्सचर होगा. क्यों? क्योंकि उसमें वाटर भी है और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है. और जब हम ऐसे दो कॉम्पाउंड्स को मिक्स करते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है. तो इसमें सिर्फ हम लेंगे वाटर और जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट अ मिक्सचर्स उसमें आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो हमारा इधर ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ गोना बी करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, एंड एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज शोन. ये हमारे पास एलिमेंट एक्स का एटम है. विच एलिमेंट इज़ एक्स. अच्छा, अब सिंपल हमें एटम दिया हुआ है, हमसे पूछें कौन सा एलिमेंट है. एक प्रोटॉन नंबर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है. पीरियोडिक टेबल में हर एटम का ना, हर डिफरेंट एलिमेंट का ना डिफरेंट प्रोटॉन नंबर है. प्रोटॉन नंबर कोई भी दो एटम्स जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का प्रोटॉन नंबर सेम नहीं हो सकता, वो हमेशा डिफरेंट होना होता है. मतलब इसका अगर 14 है ना तो ऑक्सीजन का 16 होएगा. इट कैन नॉट बी सेम, इट ऑलवेज हैज़ टू बी different. It always has to be different because when you are dealing with two separate elements, that means कि आपके दो separate proton numbers हैं. तो proton number इधर कितना है 1 2 3 4 4 proton number है. आप periodic table में check करें 4 किसका proton number है. I guess it's gonna be beryllium क्योंकि boron का होता है 5, carbon होता है 6 और magnesium होता है 12. तो that's gonna be beryllium जिसका 4 proton number है. Moving on, which definition of isotope is correct? Atoms of different elements नहीं, atoms of same element. Element same होते हैं. For instance, अगर मैं एक आइसोटोप लेती हूँ क्लोरीन 35 और एक आइसोटोप लेती हूँ क्लोरीन का 37, अब एटम चेंज नहीं हुआ. 35 में भी एटम जो है क्लोरीन का ही है, क्लोरीन 37 में भी एटम क्लोरीन का ही है. तो एटम्स ऑफ दिस सेम एलिमेंट सेम होना चाहिए. दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं. आइसोटोप्स में क्या चीज़ चेंज होती है, न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है. यहाँ पे 35 के पास कम न्यूट्रॉन्स हैं, 37 के पास ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं. सो इट्स गोना बी ऑप्शन नंबर डी. अच्छा, सैम्पल ऑफ एलिमेंट एक्स हैज़ ए रिलेटिव एटॉमिक मास. हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है. सैम्पल कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटोप्स. हमें उसके आइसोटोप्स भी बताए गए हैं कि एक का मास ये है, एक का मास ये है. हमें उसकी परसेंटेज अबंडेंस दी है. द टेबल शोज़ द रिलेटिव मासेस एंड परसेंटेज अबंडेंसेस ऑफ द 2 आइसोटोप. व्हाट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ द 3rd आइसोटोप. अब हमसे 3rd आइसोटोप का पूछें. अभी हम किस तरह सॉल्व करेंगे. देखिए, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि अबव वी हैव टू टेक द
mass multiplied by the percentage abundance, that is 40. ठीक है, उसमें ऐड करना है mass अगले का जो कि है 55 मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अबंडेंस 20, प्लस उसमें करना है अगले का मैच जो कि मुझे नहीं पता, दैट्स गोना बी x मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अबंडेंस. अब 40 + 20 क्या होता है 60. अब 100 में से 60 जो है वो इन दो आइसोटोप्स की है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग जो 40% होगी वो थर्ड आइसोटोप की होगी, डिवाइडेड बाय द टोटल मैस. टोटल मैस कितना है, टोटल अबंडेंस का सम कितना है. परसेंटेज अबंडेंस है तो डिनोमिनेटर में 100 ही आएगा, क्योंकि टोटल अबंडेंसेस का जब हम सम करेंगे 40 + 20 + 60 तो हमारे पास नहीं 60 क्यों कर रही हूँ, 40 + 20 + 40 तो हमारे पास आना चाहिए 100. तो इट्स गोना बी 100 इक्वल्स टू हमारा वो क्या आ रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास 51.8. अब यहाँ से हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे. इट्स गोना बी 5 4 = 20 और ये 0 0 + 55. Let's use a calculator because we are given with a calculator in a chemistry paper. So 55 × 20. 55 × 20, that gives me 1100 + 1100 + 40x equals to, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, 5180 आ गया. अब आप कर लें x equals to 5180 minus 1100 minus 2000, मतलब 2000 हो गया ना, डिवाइडेड बाय 40. सिंपल मैथ्स यूज़ किया. 5180 ठीक है, 5180 minus 1100 माइनस 1100 हो गया, फिर -2000 करना है, -2000 इट गिव्स मी 2080. इसको डिवाइड कर दें 40 से, 52 आ गया. इससे आसान क्या होगा, ये आ गया बी ऑप्शन. अच्छा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. आपको पता होना चाहिए मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं अपनी ऑक्साइड बनाने के लिए. अच्छा, विच रो इज करेक्ट. स्ट्रक्चर ऑफ एम जी तो यार भाई जाइंट मेटालिक लैटिस होएगा, तो सिंपल मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता भाई. मेटल है, मेटल ऑलवेज फॉर्म्स मेटालिक लैटिस. ये देखो, ये मेटल का स्ट्रक्चर होता है. दिस इज़ गोना बी द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल. ये पॉजिटिव आइंस होते हैं, इसमें पॉजिटिव कैटाइंस होते हैं, उनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जाइंट स्ट्रक्चर होता है. सो इट्स गोना बी दिस और दिस. स्ट्रक्चर ऑफ O2. सिंपल मॉलिक्यूल्स. O2 क्या है, O2 है क्या, O2 इज़ अ नॉन मेटल. नॉन मेटल से क्या बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और सिंपल होएगा. Mg2+ ऑब्वियसली कैटाइन है, पॉजिटिव आइंस are called कैटाइंस, ये एनाइन है, ईजी पीजी. विच स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड इज़ करेक्ट. अच्छा, अब सॉलिड की बात हो रही है, रिमेंबर दिस, वी आर डीलिंग विद सॉलिड एंड देन वी डीलिंग विद अ कैल्शियम क्लोराइड. इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, इट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सॉलिड में हमारे पास आर दिस इज़ अ आयनिक स्ट्रक्चर. सॉलिड में जो आयनिक कॉम्पाउंड्स होते हैं वो नहीं करते. इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट. नहीं, सॉलिड ionic compound, they're very high melting point. It is a ionic lattice structure. Yeah, it has a ionic lattice structure. क्यों नहीं होगा, इसका होएगा. सॉलिड में इसका लैटिस स्ट्रक्चर ही तो होना चाहिए. इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. नो, इट्स सॉल्युबल इन वाटर. कैल्शियम क्लोराइड इज सॉल्युबल. कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसकी सॉल्युबिलिटी पे डाउट किया जा सकता है, बट क्लोराइड तो कैल्शियम का सॉल्युबल है. विच डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग्स करेक्ट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होती है बिटवीन नेगेटिव आइन. नहीं, नेगेटिव आइंस नहीं होते, पॉजिटिव आइंस होते हैं. बिटवीन पॉजिटिव आइंस एंड नहीं, आइंस तो होते ही नहीं है नेगेटिव. नेगेटिव में C ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आइंस होते हैं. अभी आपको बना के दिखाया, ये स्ट्रक्चर होता है. ये आपके पास होते हैं आपके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और साथ ये आपके होते हैं पॉजिटिव आइंस. तो इनके दरमियान जो रिएक्शन होती है दैट इज़ योर मेटालिक बॉन्ड. द आयन Ca2+ एंड PO4 3 नेगेटिव कंबाइन टू फॉर्म अ आयनिक कॉम्पाउंड. अच्छा, ये अब 2 आइंस हैं, आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा विच इज़ गोना बी Ca. अब मैं आपको बताती हूँ इसका ट्रिक. इसका 2+ जो था ना, इसके पास 2+ था, इसके पास PO4 के पास 3 नेगेटिव था. अब होता क्या है, इसका 3 यहाँ पे नीचे आ जाता है, इसका 2 इसके नीचे आ जाता है, और वहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा Ca3PO4 2. ये बन गया. गेट इट. दैट्स हाउ वी राइट फार्मूलाज. इसका नंबर इसके नीचे ले आना है, इसका नंबर इसके नीचे ले आना है. इफ़ यू डू रट्टाफिकेशन दैट्स बेस्ट, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, 2+ को बैलेंस करना है और 3 नेगेटिव को बैलेंस करना है. इसके चार्जेस को सेम करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो
2 से और इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो अल्टीमेटली इसका इसके नीचे आ रहा है, इसका इसके नीचे आ रहा है, ताकि चार्जेस दोनों के बैलेंस हो जाएं। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एक्वस कॉपर टू सल्फेट टू फॉर्म कॉपर एंड एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन? व्हाई वुड मैग्नीशियम रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट? फर्स्टली बिकॉज मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। द मोर रिएक्टिव यू आर, द मोर यू कैन रिएक्ट एंड द मोर यू कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। कॉपर के पास कम पावर है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम उसको ईजिली डिस्प्लेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल. What is the correct equation? Now what will happen is that you're going to have an Mg, okay, and then you have a copper sulfate. अब कॉपर 2 सल्फेट है, कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? कॉपर 2 मतलब कॉपर के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव थे, कैंसिल होके CuSO4 बनाएंगे, तो इसको और इसको तो आप ऐसे ही क्रॉस कर दें। अब अगला है, ठीक है, Mg2SO4 क्यों बनेगा? Mg के ऊपर होता है, Mg के ऊपर होता है 2 प्लस और SO4 के ऊपर होता है 2 नेगेटिव, तो कैंसिल होके MgSO4 बनना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो आई गेस अगर मैं ये भी गलत कर दूँ तो यही सही बन रहा है। Moving on, an organic compound has an MR of 88. What is the molecular formula of this compound? अच्छा, अब आपको समझना होगा कि उसका MR जो है वो 88 है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इस पूरे मॉलिक्यूल का आप मास निकाल लें, अगर वो 88 आ रहा है ना, 88 आ रहा है ना, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर मास निकालेंगे तो MR बन जाएगा ना। MR होता क्या है? MR होता है मॉलिक्यूल का मास। तो इस मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं, देखते हैं इफ़ इट्स 88 देन दैट मीन्स के यही वाला मॉलिक्यूल है। इसका 88 आ नहीं सकता, मसला पता है क्या है? क्योंकि ना देखें, ये बन जाएगा 20 प्लस ये 88 आ ही नहीं सकता, इसको छोड़ दें, सिंपल काउंटिंग कर लें। 88 कौन सा आएगा इसमें से? अच्छा, अब काउंट कर लेते हैं। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, प्लस अंदर 10 कर दो, प्लस 16 कर दो, इधर 4 को मल्टीप्लाई करो 12 से, प्लस अंदर 8 कर दो, प्लस 16 2 टाइम्स 32 कर दो। चलो देखते हैं अब कौन सा आ रहा है। 5 इंटू 12 प्लस 10 प्लस 16, 5 इंटू 12 प्लस 10 प्लस 16, कुछ गलती तो नहीं कि इसमें 86 आ रही है वाला? दोबारा कर लेते हैं। 5 इंटू 12 प्लस 10 प्लस 16, नहीं ये 86 ही है। अगर ये वाला 86 आ रहा है तो ये वाला चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 32, ठीक है। 4 इंटू 12 48 प्लस 8 प्लस 32, 88 आ गया 88। तो इट्स गोना बी ऑप्शन नंबर सी, इजी पीजी। अगले पे आ जाओ। 10 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मिक्सड विद x cm क्यूब ऑफ फ्लोरीन गैस। अच्छा, ये हाइड्रोजन गैस है, इसका आपको पता है आपने कितना लिया है? इसका आपने लिया है 10 cm क्यूब, इसका कितना लिया आपको नहीं पता, अननोन है। अच्छा, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज दिस टेक्स प्लेस। ईजी है, देखो, अगर इसका 10 लिया है, अगर इसका 10 लिया है और ये फॉर्म हो रहा है 2 मोल्स, मोलर रेशो देखो ना, 1:1:2, सिंपल है, गैसेज में मोलर रेशो चलती है। तो अगर इसका 10 है, इसका मतलब है कि इसका भी हम 10 ही लेंगे, और इसका फॉर्म कितना होगा 20, क्योंकि ये 1:1:2 है। समझ आई? इसका 1 इसका 1 मतलब इन दोनों की इक्वल अमाउंट होगी और इसका डबल फॉर्म होगा, तो इसकी डबल अमाउंट होगी। अच्छा, अब हमसे पूछ रहे हैं ऑल द हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स, द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज़ 40। अब टोटल 40 है, सारी हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाती है। इफ़ ऑल द हाइड्रोजन इज़ रिएक्टिंग दैट मीन्स के देखो 10 की 10 रिएक्ट कर गई, 10 की 10 रिएक्ट हो गई, एंड पे 40 बच रहा है, एंड पे 40 बच रहा है। चलो, अब वो पूछें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हमने कितने मोल्स इसके लिए हैं। अब हमें पता है कि अगर इसके 10 मोल्स रिएक्ट करें तो उसके लिए इसके भी 10 ही रिएक्ट किए होंगे। अब इसके ज़्यादा नहीं हो सकते, इसके भी 10 ही रिएक्ट किए होंगे। तो अगर इसके 20 फॉर्म हुए हैं, इसके 20 फॉर्म हुए हैं, 20 तो इसके फॉर्म हो गया ना, 10 इसके रिएक्ट हुए, 10 इसके रिएक्ट हुए, 20 इसके फॉर्म हो गए। अभी हमारे पास है 20 मोल्स, ठीक है, अभी समझ लो 20 मोल्स है हमारे पास। अब वैल्यू ऑफ एक्स ऐसी क्या थी, एक्स कितने cm क्यूब था कि हमारा आंसर 40 आना चाहिए, मतलब 20 इसके बचने भी चाहिए। 20 तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया ना, अब इसको समझने की कोशिश करें। 20 तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये 20 फॉर्म हो गया। अब हमें 20 और चाहिए, हमें एंड पे जो अपना सारा रिएक्शन है ना उसके 40 वॉल्यूम चाहिए। 20 हमारे पास है, 20 प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, 20 और चाहिए। 20 और कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएक्टेंट था, पूरा यूज़अप हो गया, यहीं से आएगा ना। तो 10 इसका यूज़अप होगा, 20 इसका एक्स्ट्रा बच जाएगा। 10 तो इसका यूज़अप होना है, 10 तो यूज़अप होगा तो ये 20 बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और 20 इसका एक्स्ट्रा होगा, 20 एक्स्ट्रा इसका बचा होगा और 20 प्रोडक्ट का होगा, तो 20 + 20 हमारे पास एंड पे 40 आएगा।
तो हमारे पास x की वैल्यू 30 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। 10 ने रिएक्ट करना और 20 ने ऐड होना है इस 20 में इसके, ताकि हमारा आंसर आए 40। समझ आई? तो ये 30 होना चाहिए। ये 30 होगा तो क्या होगा, अगर ये 30 है तो इसका जो है ना वो 10 तो रिएक्ट हो जाएगा, 20 बच जाएगा। 10 रिएक्ट हो गया, 10 इसके 10 के साथ 10 रिएक्ट हो गया, 20 बच गया। और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट भी 20 फॉर्म हुआ। एंड पे कितना बच गया, 40। टोटल 40 चाहिए था, तो इसका हमें 30 चाहिए। अच्छा, 100 cm³ ऑफ aqueous पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब वॉल्यूम देख लेना, इसका वॉल्यूम ये है with a concentration of this is the concentration reacts with excess dilute sulfuric acid। अच्छा, अब excess में, इस पर लिख लो excess, ये excess में है। 2 KOH इन्होंने लिया है, इसकी रेशो है 2:1 रेशो वट एवर। इसका हमने लिया 100 cm³, लिख लेते हैं 100 cm³ लिया है। कॉन्सेंट्रेशन थी 1.0, ओके। 3.48 ग्राम ऑफ प्योर एनहाइड्रस पोटेशियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड। इसका हो रहा है, अब देखना यील्ड प्योरिटी का सवाल होएगा। इसका हो रहा है 3.48 ग्राम्स, ओके। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड? अब यील्ड पता है क्या होती है, सिंपल के हम देखते हैं कि अब जब हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन, इसमें हम देखते हैं कि हमारा कितना प्रोडक्ट आना चाहिए। हम जो उन्होंने हमें दिया होता है ना कि इतना ऑब्टेन हुआ है, हम उसको छोड़ देते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं होती। हम सिर्फ वो वाला देखते हैं जो प्रोडक्ट हम फॉर्म करते हैं। मतलब अगर मैं इतना ये लूँ और इतना ये लूँ तो मेरा कितना प्रोडक्ट बनेगा। देखो, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल्स फॉर्म करते हैं, तो हम देखेंगे कि इसके कितने मोल्स हैं, उससे हमें पता चल जाएगा उसका हाफ मोल्स फॉर्म होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम KOH के मोल्स निकालते हैं। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन है 1 टाइम्स वॉल्यूम है 100 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि cm³ में हम वॉल्यूम लेते हैं dm³ में। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 1000, आ गया 0.1 मोल्स। अब मेरी बात सुनना, देखो इसके हैं हमारे पास 0.1 मोल्स, इसके आगे 0.1 मोल्स, समझ आ गई? इसके 0.1 मोल्स हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। अब रेशो क्या है, 2:1, 2:1, मतलब इसके मोल्स जो भी बनेंगे 2 का आधा करो तो 1 होता है ना, तो इसके मोल्स को अगर हम आधा करेंगे ना डिवाइडेड बाय 2, तो इसके मोल आएंगे पोटेशियम सल्फेट के। हमेशा देखना एक इक्वेशन में ना ये सारी वैल्यूज़ जो होती हैं ना, ये सारी रेशोज़ होती हैं, ठीक है, ये सारी रेशोज़ होती हैं। तो मतलब इसके जो मोल्स हैं ना, ये हाफ़ हैं इसके मोल्स। तो अब हम सिर्फ 0.1 को हाफ़ करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 0.1 का हाफ होता है 0.05, तो इसके मोल्स आ गए 0.05 मोल्स। अब ये बनने चाहिए थे, मतलब जो हमने यूज़ की थी ना चीज़ें, उनसे हमारे पास 0.05 मोल्स बनने चाहिए थे। अब देख लेते हैं व्हाट्स द मास ऑफ 0.05 मोल्स। तो मास होता है मोल्स टाइम्स योर MR। मोल हो गए 0.05 टाइम्स MR, इसका निकाल लें। पोटेशियम सल्फेट का पोटेशियम होते हैं 39 प्लस 39 प्लस 32 प्लस 16 टाइम्स 4। ओके, चलो इसका MR निकाल लेते हैं। 39 प्लस 39 प्लस 16 टाइम्स 4 प्लस 32, 174। ओके, सो MR आ गया 174। 0.05 टाइम्स 174, 0.05, 8.7। अच्छा, अब 8.7 हमारा मैथ्स आना चाहिए था। 8.7 ये हमारा आना चाहिए था मैथ्स, अगर हमारा सब कुछ प्योर होता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी यील्ड ये नहीं आई। हमारी यील्ड कितनी आई? यील्ड आई 3.48। तो अब वो पूछें कितने % हमारी यील्ड आई। सिंपल यार, जो टोटल है दैट्स 8.7 अपॉन जो हमारी यील्ड आई दैट्स 3.48 टाइम्स 100, परसेंटेज आ जाएगी। ये आना चाहिए था, दैट वाज सपोज्ड टू कम। दिस इज़ व्हाट ओरिजिनली केम when we did it in the laboratory. This is what I calculated कि यार अगर if I use this much amount of my reactants तो मेरा इतना तो प्रोडक्ट बनना ही चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं बना, इतना बन गया। मतलब बनना इतना चाहिए था पर बना इतना। तो मैं देख रही हूँ कि मेरा कितने % प्रोडक्ट बना है। सिंपल 3.48 डिवाइडेड बाई 8.7 टाइम्स 100, 3.48 डिवाइडेड बाई 8.7 टाइम्स 100 कितना आ गया? 40% आ गया। तो दैट मीन्स कि मेरी जो यील्ड थी वो सिर्फ 40% थी। मेकिंग ऑप्शन डी द करेक्ट। ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट? नेगेटिव एनाइंस, अच्छा नेगेटिव एनाइंस होते हैं, कैटाइंस नहीं होते। पॉजिटिव एनाइंस नहीं होते, कैटाइंस होते हैं। अच्छा, नेगेटिव एनाइंस मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव कैथोड। पॉजिटिव कैथोड नहीं, कैथोड तो नेगेटिव होती है भाई, कैथोड तो नेगेटिव होती है, सो इट शुड बी नेगेटिव। गलत हो गया। पॉजिटिव एनाइंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड। यस, याद रखना कैथोड हमेशा नेगेटिव होती है और एनोड हमेशा पॉजिटिव होती है।
Remember this difference. Moving on, the diagram shows the electrolysis experiment using inert electrodes. अच्छा हम electrolysis experiment कर रहे हैं. हमारे पास यहाँ पे कुछ copper 2 sulfate electrolyte में है. यहाँ पे हमारा sulfuric acid है. अच्छा ठीक है. L है, M है. Which row shows what happens to the concentration of the electrolyte in L and M as the electrolysis proceeds. अच्छा यार. So what's gonna happen is कि अब आपको आपकी positive और negative electrodes को figure out करना होगा. ये आपकी पॉजिटिव है क्योंकि बिगर वन इज़ पॉजिटिव, ये नेगेटिव है. ठीक है, इसके हिसाब से ये नेगेटिव हुई, ये पॉजिटिव हुई. तो कुछ इस तरह इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है. अब यहाँ पे कॉपर 2 सल्फेट है एक बस. मतलब आइंस कौन से हैं? H+ और OH जो हैं वो वाटर के आइंस हैं. सो H+ एंड OH नेगेटिव आर वाटर आइंस. ये दोनों है वाटर के आइंस. ठीक है, और कॉपर 2 सल्फेट के होंगे Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव. अब इनमें से देख लो व्हाट्स गोना डिस्प्लेस. अब डिस्प्लेस क्या होगा? सबसे पहले ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज़ लेस रिएक्टिव, तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा पॉजिटिव पे. नेगेटिव पे सल्फेट्स तो कभी डिस्प्लेस होते ही नहीं है, तो OH नेगेटिव डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है, OH नेगेटिव डिस्प्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस. हाइड्रोजन होगा. आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू गाइस. मैं आपको टेस्ट करी थी कि आपको पता है कि नहीं, और अभी आप लोग मेरी बातों में आ गए. इट वॉज कॉपर जिसने डिस्प्लेस होना था. दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स डू. ऑब्वियसली कॉपर डिस्प्लेस होगा. कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करें, पोटेशियम, सोडियम, वो सारा याद करें. उससे पता चलेगा कि कॉपर नीचे आते हैं हाइड्रोजन के. और ऑब्वियसली OH नेगेटिव इधर होगा. चलो अब इधर आ जाओ. इधर क्या डिस्प्लेस होगा? यहाँ पे H+ आइंस हैं, OH नेगेटिव आइंस हैं, डाइल्यूट है. ठीक है, और ये क्या था? ये एक बस था सिंपल. सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा? H+ होगा, SO4 नेगेटिव होगा. अच्छा, इधर क्या डिस्प्लेस होगा? इधर तो कॉपर है ही नहीं, तो इधर डिस्प्लेस होगा हाइड्रोजन और OH नेगेटिव. अच्छा, अब इधर क्योंकि हाइड्रोजन और OH नेगेटिव डिस्प्लेस हुई जा रहा है, तो यहाँ पे जो है वो कॉन्सेंट्रेशन एसिड की बहुत ज़्यादा हो जाएगी. क्योंकि देखिए उसमें से H+ निकल रहा है और OH वाटर निकली जा रहा है. ये बच रहा है पीछे. और यहाँ पे क्या बच रहा है पीछे? यहाँ पे भी SO4 ही बच रहा है. विच शोज व्हाट हैपन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट in L and in M as the electrolysis proceeds. So copper कम हुई जा रहा है. concentration stays constant. concentration does not stay constant. नहीं रहेगी constant. इधर तो constant नहीं रहेगी. इधर तो बिल्कुल concentration constant नहीं रहेगी. तो इसका तो हम पहले ही बता देते हैं कि नहीं भाई, इसमें से कॉपर जा रहा है, concentration कैसे constant रह सकती है? नॉट constant. अब M में एक दफ़ा देख लें. M में क्या निकल रहा है? M में निकल रहा है वाटर. अब जब वाटर निकल रहा है तो भाई ऑब्वियसली उसमें से वाटर निकल रहा है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना, तो M में भी नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा A. अच्छा, विच रो इज़ करेक्ट फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच डेल्टा H इज़ नेगेटिव. डेल्टा H नेगेटिव है तो सबसे पहले तो इट्स गोना बी एक्सो. अब एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रोकन लेस दैन एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्म. अच्छा, अब होता क्या है कि एक्सोथर्मिक में एनर्जी ऑफ द बॉन्ड्स दैट इज़ फॉर्म्ड इज़ मोर. एनर्जी ऑफ द बॉन्ड ब्रोकन इज़ ग्रेटर. नो, एनर्जी ऑफ द बॉन्ड ब्रोकन लेस दैन, या जो बॉन्ड बनते हैं ना उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है. ठीक है, बिकॉज इट्स एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स की जो बॉन्ड्स की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है. प्रोडक्ट की खुद की कम होती है. मैं ये नहीं कह रही कि प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, नहीं, प्रोडक्ट की कम होती है. ये देखें, ये देखो, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट इससे नीचे ही आएगा, ये प्रोडक्ट नीचे आएगा. प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से, बट जो प्रोडक्ट के बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स, ये याद रखना. फॉर इंस्टेंस ये O2 है, ये H2O है, यहाँ पे वाटर बन रहा है. वाटर के बॉन्ड्स जो है ना वो रिएक्टेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी. क्यों? क्योंकि जब वो प्रोडक्ट बनता है ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है. इसका मतलब है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं. तो एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स की बात हो रही है, टोटल चीज़ की एनर्जी की बात नहीं हो रही है. अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे, समझेंगे प्रोडक्ट की तो कम होती है एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन की लेस है. एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है. बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो अलग चीज़ होती है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी अलग चीज़ होती है. बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्ट के बॉन्ड्स में जब वो फॉर्म हुए हैं तो ज़्यादा एनर्जी बाहर निकली है. ठीक है, चीज़ में O लेवल्स में अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है, बट याद कर लेना. अच्छा, द डायग्राम शोज द apparatus used to investigate two different reactions that produce gases. ठीक है, 5 ग्राम ले लिया सॉलिड, ये ले लिया आपने अपना HCl ले लिया, सॉलिड ले लिया, बैलेंस ले लिया. ठीक है, द रिएक्टेंट्स फॉर ईच एक्सपेरिमेंट आर मिक्स्ड एंड द मास ऑफ द फ्लास्क प्लस द कॉन्टेंट्स फॉर ईच एक्सपेरिमेंट. ठीक है, 30 सेकंड्स के बाद रिकॉर्ड करें तो ग्राफ ऑफ द मास अगेंस्ट टाइम इज ड्रॉन. ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 सॉलिड एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट, इन एक्सपेरिमेंट 2 सॉलिड एक्सेस मैग्नीशियम, विच ग्राफ इज करेक्ट. अब वो चाह पता क्या रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू?
अब देर ट्राइंग टू टेल यू, आप खुद पता करो कि पहले में कितने मोल्स ऑफ गैस बनेंगे और दूसरे में कितने मोल्स ऑफ गैस बनेंगे, तभी आपको ये समझ आएगा ग्राफ्स का। तो लेट्स डिस्कस कि कैसे हम मोल्स निकालेंगे, किस में कितने मोल्स बनेंगे। वो आपसे ये चाह रहे हैं, क्योंकि फिर मोल्स के बगैर आप नहीं बता सकते कि किस में कितनी ज़्यादा गैस बनेगी। तो चलो आ जाओ। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। इसमें आएगा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और क्या आएगा, और वाटर आएगा। अगले में क्या आ रहा है, अगले में है हमारे पास Mg है ना, मैग्नीशियम। इसमें डालेंगे HCl तो हमारे पास आएगा हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, और साथ आ जाएगा MgCl2। उसकी वजह से यहाँ पे एक 2 लग जाएगा। ऊपर वाला बैलेंस्ड है, नहीं यहाँ पे एक 2 लगेगा, और बैलेंस्ड है सब कुछ। बैलेंसिंग चेक कर लें एक दफ़ा अच्छे से। एक दफ़ा बैलेंसिंग बस अच्छे से चेक कर लें। कैल्शियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, ऊपर वाला सही है, नीचे वाले में भी सब कुछ बैलेंस्ड है। चलो अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट 2, सॉलिड एक्सेस मैग्नीशियम। अब विच ग्राफ इज़ करेक्ट, मास ऑफ फ्लास्क प्लस कंटेंट्स। अच्छा वो इंक्रीज़ क्यों होगा भाई, यहाँ से गैस बाहर निकल रही है, गैस डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, तो इन दो को तो वही क्रॉस कर दो, ये होगा या ये होगा। अब वो दिखा रहे हैं, एक दिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंट 1 में ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे हैं, एक दिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंट 2 में ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे हैं। अब हमें बताना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा मास डिक्रीज़ हो रहा है। अब उस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा मास डिक्रीज़ होगा जिस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा गैस बनेगी। तो लेट्स चेक कि कौन से एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ज़्यादा गैस बन रही है। कौन से एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा बन रही है, एक्सपेरिमेंट 1 में हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl ले लिया है, बन रही है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और HCl लिया। इसमें हमारे पास बन रहा है 1 मोल ऑफ गैस, इसमें हमारे पास बन रहा है 1 मोल ऑफ गैस। दोनों में जो मोल्स ऑफ गैस हैं वो तो सेम है, तो फिर इसका मतलब है सो लुक दैट ओवर हेयर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं और इधर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में हम हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं। हाइड्रोजन जो है इट्स अ लाइटर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ हेवियर गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी तो मास में जो चेंज है ना वो बहुत ज़्यादा आना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ एक्सपेरिमेंट 1 में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी तो मास बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन गैस का 1 मोल रिलीज़ होगा, मास कम गिरेगा। हाइड्रोजन गैस इज़ अ लाइटर गैस, समझ आई। तो इसलिए मैं बता रही थी कि ऑप्शन डी इज़ गोना बी इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि एक्सपेरिमेंट 1 में देखें मास जो है वो कम गिर रहा है, मास ज़्यादा गिरना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 MR है और हाइड्रोजन का सिर्फ 2 है, तो 2 में मास कम गिरना चाहिए ना। तो एक्सपेरिमेंट 2 में इसलिए मास कम डिक्रीज़ हुआ है, 1 में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होना चाहिए, मेकिंग ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। अच्छा अगली पैज इन द क्लोज फ्लास्क गैसेस क्यू आर रीच डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया, वो चेंज विल मूव द इक्विलिब्रियम टू द राइट। नाउ वी नीड टू मूव द इक्विलिब्रियम टू द राइट, सो पॉजिटिव है डेल्टा एच। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो राइट पे हो जाएगा, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग द प्रेशर नहीं, कैटलिस्ट से ये नहीं मूव होता। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीज़ किया टेम्परेचर तो लेफ्ट पे हो जाएगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर, अच्छा यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 1 मोल है। प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो उस साइड पे इफेक्ट आता है जहाँ पे कम मोल्स हो, तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा तो यहाँ पे मूव हो जाएगा। येस इट्स गोना बी इंक्रीजिंग द प्रेशर। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, रेट को इफेक्ट आएगा वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने से, मतलब इंक्रीज़ करने से। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम से रेट कम हो जाएगा। अच्छा विच शोज़ द टिपिकल कंडीशंस यूज फॉर द कन्वर्जन, ये तो आपने सिंपल याद करना है कि आपको ये चाहिए होता है, और जो आपको किलो पास्कल्स है वो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 2 ATM चाहिए होता है। अब 2 ATM को आप किलो पास्कल्स में खुद ही कन्वर्ट करेंगे। सिंपल ATM टू किलो पास्कल्स की कन्वर्जन देख लें, सिलेबस से याद कर लें, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, सिंपल ईजी। अच्छा द pH ऑफ डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड इज़ मेजर्ड, ये आप pH इसकी मेजर कर रहे हैं। द इक्वेशन फॉर द पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ इथेनॉइक एसिड इज शोन। पार्शियल डिसोसिएशन होती है, फुली डिसोसिएट नहीं होता, मतलब आधा ये बनता है फिर वापस ये बन जाता है, फिर ये बनता है फिर वापस ये बन जाता है। अच्छा एक बार सोडियम एथेनोएट इज़ एडेड टू डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड एंड द pH इज़ मेजर्ड अगेन। सोडियम एथेनोएट को डाले और pH को फिर से मेजर किया है। अब सोडियम एथेनोएट कर क्या रहा है, सोडियम एथेनोएट आइंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक बार सोडियम एथेनोएट इज़ एडेड टू डाइल्यूट एथेनॉइक एसिड एंड द pH इज़ मेजर्ड अगेन। अब एथेनोएट आइंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, एथेनोएट आइंस
ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं. What is the initial pH of dilute ethanoic acid and how does it change after the addition of aqueous sodium ethanoate? अब होगा क्या कि जब आप सोडियम एथनोएट को इंक्रीज़ करेंगे ना, इसको इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मूव करेगा. जब इस वाली चीज़ को एथनोएट आयंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, सोडियम एथनोएट डालने का मतलब ये है कि सोडियम ने सेट हो जाना है डिसोसिएट, एथनोएट आयंस बच जाने हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मूव करेगा उसको डिक्रीज़ करने के लिए. जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मूव करेगा तो H+ आयंस कम हो जाएंगे, H+ आयंस कम हो जाएंगे तो pH होती क्या है, मेजर ऑफ H+ आयंस, तो pH हैज़ टू डिक्रीज़. अब इनिशियल pH 8 to 9 तो हो ही नहीं सकती भाई, एल्केलाइन हो जाएगा, तो इनिशियल pH हम B कर देते हैं. अच्छा, विच एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? कार्बन, कॉपर, सल नहीं, जिंक. जिंक की ऑक्साइड ZnO और लेड की ऑक्साइड याद कर लें, और एलुमिनियम की ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होती हैं. एलुमिनियम की चलो कम होती है, इसको हम अरेज कर देते हैं. आप बस जिंक और लेड की याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एलिमेंट एक्सेस इन पीरियड 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सट्रैक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड. ये फार्मूला है MgX2. मुझे अभी से ही पता चल गया पीरियड 2 में है. पीरियड 2 में क्लोरीन तो आते नहीं है, 3 में आते हैं. फ्लोरीन होगा ना, फ्लोरीन ही MgF2 बना सकता है. बाकी इन दोनों ने तो MgO बनाना है और इसने MgS बनाना है, तो नो. रुबिडियम इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1. ठीक है, ग्रुप 1 में विच स्टेटमेंट अबाउट रुबिडियम इज करेक्ट? इट इज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन पोटेशियम. अच्छा, ग्रुप 1 में होता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होते हैं, तो इट हैज़ अ हायर, नहीं लोअर होना चाहिए. इट रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस, नहीं अल्कलाइन सोल्यूशन. ग्रुप 1 और वाटर का रिएक्शन होता है तो अल्कलाइन कुछ बनता है. अच्छा, हाइड्रोक्साइड बनती है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. अच्छा, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस, नहीं ऑक्सीजन. इट इज़ मोर रिएक्टिव, येस. डाउन द ग्रुप reactivity is gonna increase for your group 1 metals. अच्छा, which statement is correct? Noble gases are unreactive because they have 8 electrons. नहीं सबके 8 नहीं होते, हीलियम भी तो है. हीलियम के कितने होते हैं, 2 होते हैं. हीलियम के 2 होते हैं, बट स्टिल वो अनरिएक्टिव है, तो सिर्फ 8 नहीं आप कर सकते बिकॉज दे ऑल हैव 8. नो, ओनली दोज दैट आर बिलो हीलियम. अच्छा, ग्रुप 7 element astatine is expected to be black solid. Yeah, it's expected to be a black solid. Why? Because down the group 7 your color density increases, color darker हो जाता है और वैसे भी आपकी density increase करती है. Reactivity ये छोड़ दें आप, छोड़ दें. M is a metal that forms a colored compound. मतलब transition element किया. What is M? M copper और magnesium. Copper only. अच्छा, M is a metal that forms colored compounds. What is M? या तो कॉपर ओनली है या आयरन ओनली. अगला पढ़ते हैं. एम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सॉलिड आदर बाय हीटिंग विद कार्बन और बाय इलेक्ट्रोलिसिस. हीटिंग विद कार्बन कॉपर की और आयरन की हमने देखनी है कि हो सकती है कि नहीं, और बाय इलेक्ट्रोलिसिस. अच्छा, दोनों ही कार्बन से कम रिएक्टिव है तो दोनों की हीटिंग बाय कार्बन हो सकती है. एम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डी हो गया क्योंकि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड. क्यों नहीं कॉपर रिएक्ट करता है, ये देखें कॉपर है और HCl है, क्यों इससे रिएक्ट नहीं करेगा. अब होता क्या है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना चाहिए था, बट कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. अगर यहाँ पे मैग्नीशियम होता ना तो उसे डिस्प्लेस कर देता, तो MgCl2 बन जाता है क्योंकि मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है. तो इट्स गना बी आयरन, क्योंकि आयरन रिएक्ट करता है, कॉपर नहीं रिएक्ट करता है. सो विच स्टेटमेंट अबाउट ब्रास इज इट्स अ कंपाउंड? नो, इट्स एलॉय. ब्रास इज़ अ एलॉय. किससे बना हुआ है? जिंक प्लस कॉपर मेक्स ब्रास. आयरन इज़ गैल्वेनाइज, ठीक है पता है, जिंक से उसे गैल्वेनाइज करते हैं. गैल्वेनाइजेशन से होता क्या है कि बैरियर और सैक्रिफिशियल दोनों हो जाती हैं. बैरियर इसलिए हो जाती है ऊपर जिंक की लेयर आ जाती है, सैक्रिफिशियल इसलिए हो जाती है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, सैक्रिफाइस हो जाता है आयरन की जगह. Iron is extracted from its ore hematite in a blast furnace. ठीक है, हमें पता है. which statement about the extraction process? Air is blown into the blast furnace to react with carbon. हाँ, वैसे ऐसा होता है, लेकिन चलो अगली भी पढ़ लेते हैं. At the bottom of the blast furnace a layer of molten iron floats on the top of a layer of, नहीं slag ऊपर होती है, आयरन नीचे होता है. Limestone is decomposed in the blast furnace to produce, नहीं बिल्कुल नहीं. Limestone से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एन इम्प्योरिटी इन द वुड, इज अ बेसिक नहीं एसिडिक ऑक्साइड होती है. तो वही मैं कहती हूँ ऑप्शन नहीं सही है. अच्छा, क्लोरीन एंड कार्बन आर बोथ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई. पता है क्लोरीन का क्या काम होता है? किल माइक्रोब करते हैं. अच्छा, क्लोरेट आइन होता है, ClO कुछ इस तरह का -1 आइन होता है, वो बहुत अच्छा होता है, वो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं. तो क्लोरीन आपने बस याद रखना है. कार्बन के क्या होता है? टेस्ट और ओडोस को रिमूव करते हैं. ऑप्शन नंबर सी. विच रोज स्टेट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द नेम पोल्यूटेंट? एयर पोल्यूटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ. नहीं, ये तो वो करेंगे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स करते हैं. ये मीथेन कॉजेस कैंसर. मीथेन से कैंसर तो उनसे नहीं होना चाहिए था. नहीं
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फोटोकेमिकल स्मोक, यस। मीथेन से नहीं होता, मीथेन तो ग्लोबल वार्मिंग करती है। ये आपको हाइड्रोकार्बन से होता है। पार्टिकुलेट्स, एसिड रेन, ये पार्टिकुलेट्स से कैंसर होता है। अच्छा, 3 statements about global warming and greenhouse gases are listed. Global warming is occurring because more of the Earth's thermal energy is released to space. नहीं, ग्लोबल वार्मिंग इसलिए होती है क्योंकि जो अर्थ की एनर्जी होती है वो बाहर नहीं जा पाती, रिलीज़ नहीं होती, इज ट्रैप्ड ऑन अर्थ सर्फेस। ग्रीन हाउस गैसेज बोथ एब्जॉर्ब एंड इमिट थर्मल एनर्जी। अच्छा, इमिशन तो उनकी कम होती है लेकिन एब्जॉर्प्शन कुछ ज़्यादा ही होती है, तो लेट्स सी अबाउट दिस। इसको हम काइंड ऑफ कर लेते हैं अपना। ग्रीन हाउस गैस लेवल्स इन द एटमोसफेयर मे बी रिड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल्स विद हाइड्रोजन, येस हो सकता है। तो इट्स गोना बी 3 के साथ 1 तो बिल्कुल ही गलत है, तो साथ हम 2 कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। विच कॉम्पाउंड इज़ इन अल्कोहल? अल्कोहल वो होगा जहाँ पे OH ग्रुप होगा। कहाँ पे OH ग्रुप? यहाँ पे OH ग्रुप है, अल्कोहल है। अच्छा, एन एस्टर हैज़ अ स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ दिस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एस्टर? अच्छा, अब एस्टर को आपने यहाँ से ब्रेक कर देना है। एस्टर को यहाँ से ब्रेक कर दिया, अब उसका पार्ट आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा पार्ट क्या है। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्राइंग से व्हाट्स गोना हैपन इज़ दैट उसे हेल्प हो जाएगी। देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, ये एसिड का पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमारा पार्ट है किसका? अल्कोहल का। ये एसिड है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल में कितने कार्बन्स हैं? अब मुझे कैसे पता चला? मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ ना, अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे फिर आपको कभी समझ नहीं आएगा। मुझे तो देखते साथ पता चल गया, मैंने उनकी वैलेंसी चेक कर लिया, बट आप लोग को ड्रॉ करना चाहिए। ये मैं डबल बॉन्ड क्यों कर रही हूँ? क्योंकि डबल बॉन्ड ना करूँ, सिंगल बॉन्ड करूँ, कार्बन की वैलेंसी फुल नहीं होगी। ये लें, सिंगल बॉन्ड बना देती हूँ एक दफ़ा, शायद आपको लगे यहाँ पे एक O आना चाहिए। नहीं बेटा, फिर अगर यहाँ पे O आ गया, फिर कार्बन डबल बॉन्डेड O, इसके साथ 2H कैसे लगाऊंगी? इसके साथ तो 2H लगे हुए हैं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस कार्बन की साथ सिर्फ ऑक्सीजन होता है और कोई हाइड्रोजन नहीं होता, वही वो कार्बन होता है जो एसिड का होता है। ये हो गया इथाइल एथेनॉइक एसिड हो गया, और ये हो गया 1 2 3 प्रोपनॉल, प्रोपाइल एथेनोएट। चलो, पेट्रोलियम सेपरेटेड फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द कॉलम? मतलब बॉटम से ऊपर इंक्रीज़ करती है। बॉइलिंग पॉइंट वो तो डिक्रीज़ नहीं करना चाहिए। ऊपर जो होती हैं लाइटर फ्रैक्शंस होती हैं जिनके कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। चेन लेंथ वो तो डिक्रीज़ करती है। विस्कोसिटी वो तो चेन लेंथ डिक्रीज़ करती है, विस्कोसिटी भी डिक्रीज़ करती है। नीचे वाले ज़्यादा विशियस होते हैं ना, ऊपर वाले कम होते हैं। ऊपर वाले वॉलेटिलिटी सिर्फ डिक्रीज़ करती है, वॉलेटिलिटी कम, वॉलेटिलिटी सिर्फ इंक्रीज़ करती है। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जल्दी जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं। बाकी सारे इंक्रीज़ करते हैं, सिर्फ ये डिक्रीज़, बाकी सारे डिक्रीज़ करते हैं, सिर्फ वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, विद 3 स्टेटमेंट्स अबाउट एल्केन्स आर लिस्टेड। एल्केन्स दे कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ओनली। अच्छा, they contain only single covalent bonds. They are saturated hydrocarbons. Which statements are correct? They contain only single covalent bonds. सारी सही लग रही हैं। अच्छा, the flow chart shows some reactions of hydrocarbons. ठीक है, एक saturated hydrocarbon लिया है, उसको unsaturated कर दिया। क्या किया उसके साथ? प्रोसेस 1 ऐसा क्या किया गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में कर दिया भाई, क्रैकिंग की है। प्रोसेस 2 में उसमें हाइड्रोजन डाल दी, एक कंडीशन डाल दी, और वो बन गया सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड, हाइड्रोजन डाल के भाई निकल कैटलिस्ट हो रहा है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है। निकल कैटलिस्ट में आदमी हाइड्रोजनेशन होती थी, ये वो हो रहा है। अच्छा, सैचुरेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज शोन। ओके, विच 2 मोनोमर्स फॉर्म दिस पॉलीमर? भाई इस पॉलीमर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले तोड़ने पड़ेंगे इसके एमाइड लिंकेजेस। यहाँ पे एक एमाइड लिंकेज नज़र आ रही है मुझे, यहाँ पे आ रही है, मैंने तोड़ भी लिया है। ये लो, एक और एमाइड लिंकेज तोड़ दी। आगे 2 मोनोमर्स, जहाँ जहाँ पे एमाइड लिंकेजेस टूटी हुई हैं वो मोनोमर्स हैं। एक मोनोमर है ये, और दूसरा मोनोमर है ये। सिंपल, एक मोनोमर है ये और दूसरा है ये। बस इसके आगे आपने यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद जो यहाँ पे जो कंडेंसेशन में चला गया, यहाँ पे एक OH होता है, यहाँ पे भी एक OH होता है, और N के साथ सिर्फ एक H होता है और एक H होता है। तो अब ये आप देख लें किस में है। ये तो सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ये गलत लिखे हैं दोनों नीचे वाले। अच्छा, आप इन दोनों में देख लेते हैं क्या सही लिखा है। सेंटर नहीं, मैंने एन देख लिया था, सॉरी N देख लिया था, ये दोनों सही लिखे हैं फिर।
अब इन दोनों में देख लेते हैं. अब इन दोनों में हमें डबल चाहिए, CH2 CH2. ये सही है, C वाला सही है. बस ब्रेक करना था. टाइट्रेशन इज कम्प्लीटेड. अच्छा, apparatus used to add alkali 25 cm cube of aqueous. अच्छा, अब alkali हम फिक्स्ड ले रहे हैं, ठीक है. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेथिल ऑरेंज के फ्यू ड्रॉप्स हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड स्लोली. अच्छा, एसिड के लिए ब्यूरेट यूज़ करेंगे, स्लोली उसको ऐड करें ब्यूरेट से. इसके लिए यूज़ करेंगे पिपेट यूज़ करेंगे. और कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर, हमारे पास इंडिकेटर है कौन सा? इंडिकेटर हम यूज़ कौन सा करें? मेथिल ऑरेंज. मेथिल ऑरेंज होगा येलो इनिशियली, उसको येलो होना चाहिए मेथिल ऑरेंज. और फिर वो जब एसिड में आएगा तो ऑरेंज हो जाएगा. समझ आ रही है? मतलब जब क्या कहते हैं उसे, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा तो वो ऑरेंज हो जाएगा. पहले येलो होगा फिर ऑरेंज हो जाएगा, उसका डार्कर कलर होना होता है. तो मुझे तो ये लग रहा है. चलो ठीक है, अगला कर लेते हैं. एन इम्प्योर सैम्पल ऑफ कॉम्पाउंड एक्स हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस. इम्प्योर सैम्पल का मेल्टिंग पॉइंट ये है. कॉम्पाउंड एक्स, एक्स इज प्योरीफाइड एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज मेजर्ड अगेन. विच रो इज करेक्ट मेथड ऑफ प्योरीफाइंग एक्स? एन इम्प्योर सैम्पल ऑफ कॉम्पाउंड एक्स. इम्प्योर सैम्पल जो कॉम्पाउंड एक्स का है ना. अच्छा, अब इम्प्योरिटी करती क्या है, एक बात याद रख लो. इम्प्योरिटी डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट. तो अब मेल्टिंग पॉइंट ना इम्प्योरिटी अगर निकल गई है ना तो इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटी उसका डिक्रीज़ किया था. तो या तो ये है या तो आंसर ये है. अब यहाँ वो डिस्टिलेशन से प्योरीफाई हुआ है या वो क्रिस्टलाइजेशन से प्योरीफाई हुआ है. एक्स, सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्योरीफाई इट, अब हम देखते हैं कि एक्स को हम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई करेंगे क्रिस्टलाइजेशन से. एक इम्प्योर सैम्पल है, कॉम्पाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 120. अब डिस्टिलेशन 120 डिग्रीज़ अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो डिस्टिलेशन माइट बी नॉट वेरी यूज़फुल, क्योंकि अब अगर हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करेंगे तो आई गेस दैट्स गोना बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज एक्स इज़ प्योरीफाइड. उसको प्योरीफाई किया है, उसका मेथड ऑफ प्योरीफाइंग इज़ क्रिस्टलाइजेशन. उसका मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि क्रिस्टल्स हमेशा प्योर बनते हैं. हमेशा याद रखना, क्रिस्टल्स आर ऑलवेज प्योर. सो it's going to be crystallization, because when we are crystallizing something we are producing a pure substance. Okay, samples of two compounds P and Q are tested. The results of each test is shown. अच्छा, हमारे पास टेस्ट है. which row shows the identities? Add dilute hydrochloric acid, gas given off that turns lime water milky. That's obviously going to be a carbonatine. Okay, acidify with dilute nitric acid, then add aqueous barium nitrate. No precipitate. No प्रेसिपिटेट दोनों में नहीं आ रहा, तो मतलब सल्फेट आयन तो प्रेजेंट नहीं हो सकता. सल्फेट आयन के नॉट बी प्रेजेंट. क्यू में भी नहीं है. वी एडेड बेरियम नाइट्रेट, देयर इज नो सल्फेट आयन फॉर्म्ड. लेट्स सी. एड इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड. नो ऑब्जर्वेबल चेंज. ग्रीन प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस. ग्रीन प्रेसिपिटेट सॉल्युबल, ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल. जब एक में सॉल्युबल हो एक में इनसॉल्युबल हो तो इट्स अ क्रोमियम आयन. अच्छा, इसमें कार्बोनेट नहीं हो सकता. अच्छा, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट आया है. अच्छा, सॉरी. तो इन दोनों में से कोई होगा. सल्फेट होगा या ये होगा. नाउ यू हैव टू चेक फॉर पोटेशियम और लिथियम. लाइलैक फ्लेम है, सो इट्स गोना बी potassium, making option C the correct. I hope you liked today's video. Do consider subscribing to the channel. That's going to mean a lot.